নমস্কার, আপনারা দেখছেন জিভিএন নিউজ শিলিগুড়ি। এই মুহূর্তে আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছে বাগডোগরা জাগৃতি সংঘ ক্লাবে এবং আপনাদের জানিয়ে দিই আজ মুন্সি প্রেমচাঁদ জন্মদিন। হিন্দি মহাকবি মুন্সি প্রেমচাঁদের জন্মদিন এবং তার জন্মদিন পালন করা হচ্ছে বাগডোগরা জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে বাগডোগরা দার্জিলিংয়ে। মুন্সি প্রেমচাঁদ কবি ছিলেন, মহান কবি, মহান উপন্যাসকার, সংবেদনশীল রচনাকার মুন্সি প্রেমচাঁদ। তার জন্মদিন উপলক্ষে আজ কিন্তু পালন করা হচ্ছে বাগডোগরা জাগৃতি সংঘ ক্লাবে এবং দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো কিন্তু কেক আনা হয়েছে। কেক কেটে কিন্তু উদযাপন করা হচ্ছে মুন্সি প্রেমচাঁদের জন্মদিন। আমরা কথা বলে নেব কিন্তু উপস্থিত শিক্ষকদের সঙ্গে মুন্সি প্রেমচাঁদ ব্যাপারে তারা কি বলতে চাইছেন, তার জন্য একটু অপেক্ষা করব। কেক কাটা পর্বটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা কিন্তু কথা বলার চেষ্টা করব এবং জানার চেষ্টা করব মুন্সি প্রেমচাঁদ যিনি মহাকবি ছিলেন, হিন্দি মহাকবি, উপন্যাসকার, মহান উপন্যাসকার এবং রচনাকার, তার ব্যাপারে কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করব এবং তুলে ধরবো আপনাদের সামনে সেই চিত্র। আমরা কথা বলে নেব কিন্তু শিক্ষকদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জিত মাহাতো। সঞ্জিত মাহাতো কিন্তু এই মুহূর্তে প্রদীপ জ্বালিয়ে কিন্তু মুন্সি প্রেমচাঁদের সামনে কিন্তু প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন। दीप प्रज्वलित कर और साथ ही फूल अर्पण करते हैं। আমাদের এখানে কিন্তু উপস্থিত রয়েছে কিন্তু প্রফেসর অধ্যাপক মসজিদ মিয়া এবং অনেক সমাজসেবী এবং তারই সঙ্গে মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে কিন্তু আমরা কথা বলার চেষ্টা করব এবং জানার চেষ্টা করব মুন্সি প্রেমচাঁদের ব্যাপারে। आगे बढ़ाया जाएगा। दिलीप का लुक होता ना, पहचान भी है, टीका भी नहीं है, काम हो
একে একে কিন্তু সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বগণ যারা রয়েছে, অধ্যাপক तृणमूल के क्या থেকে শুরু করে कार्यकर्ता हैं, নানা রকমের সমাজসেবকরা श्रद्धांजलि जाए। কিন্তু राहुल जी, শ্রদ্ধাঞ্জলি जो দিতে व्यवसायी हैं, उनके द्वारा भी श्रद्धांजलि दी जाती है। পরপর কিন্তু সকলেই কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। शिबू जी जो एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी राकेश दुबे जी, साथ ही जो नन्हे नन्हे बच्चे आए हुए हैं, ये भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद को इतिहास আপনাদের আরেকবার বলে দিই, মুন্সী প্রেমচাঁদ জি হিন্দি উপন্যাসকের কিন্তু রচনাকার ছিলেন। आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं তার জন্মদিনে কিন্তু আজ शिक्षक अवधेश सर संबोधित करूंगा। পালন করা হচ্ছে বাগডোগরা জাগৃতি সংঘ ক্লাব। दो चार बातें रखें। आदरणीय उपस्थित महानुभावों, आज हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट, कथाकार मुंशी प्रेमचंद के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों के रहने वाले लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में उनके बारे में जानते हैं, उनसे परिचित हैं। कहानी मुंशी प्रेमचंद बनने की हम सभी जानते हैं कि उनका नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। पिताजी अजायब राय गांव के ही पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माता जी आनंदी देवी साधारण गृहिणी महिला थी। जब 1929 में इनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र जमाना में प्रकाशित हुआ तो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। उस समय के एक प्रसिद्ध बनारस के ही प्रकाशक महोदय उन्होंने सलाह दी कि प्रेमचंद जी, जो उस समय उनका नाम था नवाब राय, कि आप ऐसा कीजिए, नवाब राय पे तो प्रतिबंध लग गया है, अब प्रेमचंद नाम से आप कहानियां लिखना शुरू कीजिए। साहित्य प्रेमियों ने जिन्होंने सोजे वतन पढ़ी होगी वो कुछ कहानियों का संग्रह है और उसमें कहानियां देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। अंग्रेजों को वो बात अच्छी नहीं लगी और उनकी पूरी उस कहानी श्रृंखला को, उस कहानी समूह को जब्त कर लिया गया। यहाँ से शुरू होती है मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी। लगभग 300 कहानी और 15 उपन्यास उन्होंने लिखे थे। बाकी कई कहानियों का विभिन्न भाषाओं से उन्होंने अनुवाद भी किया।
और हम ये सभी जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत जिस तरह से हिंदी में लिखने से की, उसी तरह से उन्होंने उर्दू में भी लिखा था। शुरुआत उर्दू से ही थी। और आज हिंदी साहित्य प्रेमी, उर्दू साहित्य प्रेमी दोनों ही उन्हें साहित्य का एक स्तंभ मानते हैं। उनके उपन्यासों की, उनकी कहानियों की जब चर्चा उस समय के बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तक जब पहुंची, उन्होंने पहली बार मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। इसके बाद हम आते हैं उनके साहित्य लेखन पर, साहित्य रचना पर। ऐसा कोई साहित्य प्रेमी होगा जिसने अपने को प्रेमचंद के करीब या प्रेमचंद को अपने करीब न पाया हो। प्रेमचंद जी की कहानियों में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो आम लोगों की अनुभूति है, वो उन्होंने महसूस की और उसी को साहित्य में स्थान दिया। बेहद सरल, सीधी, सहज शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने साहित्य लेखन किया। कई प्रसिद्ध रचनाएं जिनके बारे में विस्तार से जानना समय ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत कम उम्र में साहित्य का ऐसा अनमोल रत्न मात्र 56 वर्ष की अवस्था में विभिन्न रोगों से ग्रस्त होकर वो हमारे बीच से चले गए। वो भले ही शारीरिक रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका साहित्यिक लेखन आज भी हमारे बीच, हमारे हृदयों में, साहित्य प्रेमियों के हृदयों में रचा है और बसा है, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे परिचित होती रहेंगी और हम सब उनके साहित्य से प्रेरणा लेते रहेंगे। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা কিন্তু কথা বলে নিলাম এক অধ্যাপকের সঙ্গে এবং অনেক বিস্তারিত জানা গেল, কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম মুন্সী প্রেমচন্দের ব্যাপারে। इसके बाद मैं अग्रसेन कॉलेज के प्रोफेसर माजिद मियां से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेमचंद पर 2-4 शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं धनपत राय जी को नमन करते हुए एवं मेरे साथ ही मंच पर आसीन महानुभाव एवं सामने बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए मैं एक बात को उजागर करना चाहूँगा कि हमारे जो प्रेमचंद जी हैं, साहित्य में समाज दृष्टा के रूप में हम नहीं जानते हैं। हम प्रत्येक जानते हैं कि साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है। समाज किसी भी सभ्यता या फिर संस्कृति को आत्मसात करने से पहले साहित्य को ताकता है कि साहित्य क्या कहता है। जब जब समाज में किसी परिवर्तन को लाना होता है, जब जब समाज में किसी का द्वेष बढ़ जाता है, अव्यवस्था बढ़ जाती है, उस समय जो है एक साहित्यकार ही जो है पूरे समाज को मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही हमारे धनपत राय जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से लेकर अपने अंतिम समय तक समय से ठीक विमुख होकर उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। मैं कुछ बातों को उजागर करना चाहूँगा कि आज के समय में भी आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो हमारे किसी भी पत्र हो, समाचार पत्र हो, आज जिस प्रकार से ट्विटर चलता है, फेसबुक चलते हैं, या फिर आप किसी पुस्तक को ले लें, तो आज आप देखेंगे कि एक साहित्यकार जो है कहीं ना कहीं समाज से विमुख होकर जो है
आज के जो ज्वलंत राजनीतिक दल हैं, जो श्रद्धाधारी वर्ग हैं, उनकी चापलूसी करते हुए आपको नजर आएगा। ऐसा आज ही सिर्फ नहीं है, अंग्रेजों के समय में भी हुआ। जिस समय अंग्रेजों का अत्याचार हमारे समाज में बढ़ चढ़ कर बोलबाला किया करता था, और हमारे हिंदुस्तानी समाज में जमींदारी प्रथा जिस प्रकार से थी, उस जमींदारी प्रथा के तहत दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अमानविक व्यवहार किया गया। उस समय उन्होंने जो है मसाल उठाया इस समाज के खिलाफ, शासन के खिलाफ, लोगों के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। मुझसे पहले जिस प्रकार से सर ने कहा कि वे ही एकमात्र ऐसे हिंदी जगत के रचयिता हैं जिन्होंने हमेशा से जो है समाज को मार्गदर्शन करता। आप देखेंगे कि हमारे सामने अगर कोई भी साहित्य उभर कर सामने आता है, अगर वह साहित्य लोक मंगलकारी नहीं है, अगर समाज के लिए वह कामदायक नहीं है, हमें पढ़ने में रुचि नहीं होती है, हम 1 से 2 पन्ना पढ़कर उसे दरकिनार करते हैं। आज ही नहीं, पहले के समय भी यह देखा जाता था कि बहुत कोई ऐसे रचनाकार भी हुआ करते थे जिन्होंने स्वतः सुखाए का अनुसरण किया, जो अपने लिए रचना करते थे, रॉयल्टी के लिए रचना करते थे और आज भी करते हैं। उन्होंने समाज के लिए रचना नहीं की। मगर प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने स्वतः सुखाए की कामना कभी नहीं की। उन्होंने हर समय सर्वज्ञ सर्वत्र समाज के सुख सुविधाओं की बात की। उन्होंने यह दिखाया कि किस प्रकार से जो है एक दलित महिला समाज में जो है खड़े होकर बात कर सकती है, जमींदारी प्रथा के खिलाफ किस प्रकार से जो है वह विद्रोह कर सकता है। आप देखे होंगे कि किसानों की दशा को लेकर सर्वप्रथम लिखने वाले रचयिता मुंशी प्रेमचंद ही थे। आज भी वह कालजयी है। आप लोग देखते हैं कि आज के समय में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के साथ वहां बैठने के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। आज के समय में कोई आपको रचयिता ऐसे नहीं मिलेंगे जो किसानों के पक्ष में लिखे। ऐसी पूंजीपति व्यवस्था आज हमारे देश में है। मगर आप समझ सकते हैं कि आज हम स्वतंत्र हैं, फिर भी जो है हमारे रचनाकार किस प्रकार से जो है समाज से, किसान से विमुख होते हुए जो है अपने स्वतः सुखाय की ओर बढ़ रहे। उस समय जमींदारी प्रथा में जिस प्रकार से लगान वसूल किया जाता था, उन्होंने भी लगान का विरोध किया हमेशा से। और इसी कारण जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है अपने रचना के कारण, अपने समाज सुधार के कारण, दलित पिछड़ों को अग्रसर बनाने के कारण कल भी वे कालजयी थे, आज भी वह कालजयी है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी वे कालजयी बने रहेंगे। कारण जब तक समाज है तब तक समाज में अव्यवस्था रहेगी ही, विभिन्न तरह से जो है लोगों का शोषण होता रहेगा। और जब तक लोगों का शोषण होता रहेगा, समाज से विमुख लोग स्वार्थी बनकर अपने कर्मों में लगे हुए रहेंगे, तब जो है हम प्रेमचंद जी को नमन करेंगे। और यही कारण है कि आज भी जो है हम प्रेमचंद जी को नमन कर रहे हैं। और अंत में आप सभी को धन्यवाद देते हुए प्रेमचंद जी को फिर से नमन करते हुए मैं अपना धन्यवाद माजिद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। मैं अब आर्मी स्कूल के भूतपूर्व शिक्षक कमलेश झा सर से अनुरोध करूँगा कि वे 2 बातें प्रेमचंद के बारे में रखें। उपस्थित बागडोगरा समाज के महान भाव और कई तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट भी हैं, तो आप सभी को मेरा स्नेह। मैं कोई साहित्य का विद्यार्थी तो रहा नहीं, मैं भूगोल का छात्र था और भूगोल ही पढ़ाया, लेकिन फिर भी रुचि रही थोड़ी बहुत साहित्य में। और जब यह आज का ये आमंत्रण मिला, मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैंने भी सोचा कि मैं 2 शब्द यहाँ रखूँगा। यहाँ पे हमारे बीच जो
पहले वक्ता रहे हैं, तो उन्होंने बहुत तरीके से उनके जीवनी के बारे में प्रकाश डाल ही दिया है। तो मैं अब उन बातों को पुनः यहाँ नहीं रखना चाहूँगा। हाँ, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया और उनकी कही गई कई सारी बातें जो स्टेटमेंट के तौर पे मुझे मिला यहाँ वहाँ, उसको मैंने नोट किया और मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों के समक्ष रखूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे व्यक्तित्व थे। वो ऐसे थे कि समाज के हर वर्ग को समझते थे और ख़ास करके मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो संघर्ष है, उनका जो एक एक दिन की ऊहापोह की कहानी है, उसको वो बड़े तरीके से रखते थे। ऐसी कई कहानियों में हम सब देख रहे हैं, जैसे कफन, जहां आपको दिख रहा है कि महज छोटे तबके का वो परिवार, आर्थिक रूप से लचर, वहाँ यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है कि घर में बहू की मृत्यु हो चुकी है और जो कफन के पैसे उसके पास मिले हैं, उस पैसे से दोनों बाप और बेटे जाकर खूब अच्छा अच्छा पकवान खाए हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। मतलब ये है कि इंसान कभी इतने स्तर तक भी गिर सकता है और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। हम अपने समाज में यहाँ वहाँ देखते हैं, वहाँ कफन के जरिए उन्होंने इस बात को रखी। मंत्र, एक जो कहानी उन्होंने रखी, उसमें ऐसा है कि डॉक्टर साहब हैं, बहुत ऊंचे ओहदे वाले, और दूसरे तरफ एक महज साधारण सा आम इंसान, बूढ़ा व्यक्ति जिसका कोई रखवाला नहीं है, 7 साल का बच्चा था उसका इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, जिन्हें गोल्फ खेलने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने समय उतना नहीं दिया कि उस बच्चे का इलाज कर सके। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसी डॉक्टर साहब के बेटे, जो बहुत बड़े डॉक्टर होने वाले हैं, रिसर्च करके आए हैं, बहुत सारा कुछ उनके पास ज्ञान है और सांप के विष के बारे में बहुत सारा उनका ज्ञान है, रिसर्च है। वो अपने कुछ मित्रों को उसके बारे में जब जानकारी दे रहे हैं, दुर्घटनावश एक सांप उनको डसता है और लगभग उनकी मृत्यु हो ही जाती है। लेकिन कहते हैं कि सांप का काटा हुआ जो है वो मरता नहीं है, उस समय तक जिंदा रहता है, सिर्फ कोमा की स्थिति में रहता है। और यहाँ पे उन्होंने बड़े तरीके से इस बात को रखी कि वो जो बूढ़ा आदमी था, वो इसमें बहुत ही महारत हासिल किया हुआ था कि उसको इस बात का ज्ञान था कि सांप का विष कैसे उतारा जा सकता है। सारे लोग जा रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको वो बात याद आ रही है। वो सोच रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मेरे बेटे को तो उन्होंने यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया, मेरा बेटा तो मेरी हाथ उनके आंखों के सामने में, मेरी आंखों के सामने में नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस बात को रखा कि जो अदना सा आदमी है, जो महज नीचे स्तर का आदमी है आर्थिक रूप से, वो दयावान बहुत ज़्यादा होता है ना। उसका हृदय ऐसा कठोर नहीं होता है कि ऐसी परिस्थितियों में, जब विषम परिस्थिति हो, वो एकदम से आपको नकार दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बेचारा रात अंधेरी है और किसी तरह से बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आता है, भीड़ को छांट के जाता है अंदर, उपचार करता है, मंत्रोच्चारण करता है और उसको जिला देता है। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियों के जरिए उन्होंने समाज के अनेक पक्षों का विवरण रखा हमारे समझ। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। मैंने इसलिए सिर्फ यहाँ पे रखना चाहा कि यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, तो जिज्ञासा बस कभी अगर मंत्र मिल जाए उनको, या फिर कफन, या फिर कुछ उपन्यासों में गबन है ना, गोदान है, और भी बहुत सारे रंगभूमि है, तो वो ज़रूर पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो आप
अपने थॉट प्रोसेस में काफ़ी रिच होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट जो पढ़ें तो उसी में सिर्फ रमे रहिए। मैं तो ज्योग्राफी ही पढ़ा, लेकिन जिज्ञासावश, चूँकि पिताजी लिटरेचर के थे तो बहुत सारी किताबें लाते थे और मैं उसको पढ़ता था। वहाँ से हमको रुचि हुई, मैंने समझा कि प्रेमचंद जी क्या है, तो मैंने सिर्फ शेयर किया। मैं चाहूँगा उनकी कुछ एक पंक्तियाँ कहीं कहीं से जो मैंने यहाँ पे संग्रह किया वो आपके समक्ष रखूँ। एक जगह वो कहते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं है ना। आप संकेत समझ रहे हैं। दूसरे जगह वो कहते हैं खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। आगे बढ़ते जाइए, सिर्फ खा लिया सो गए, एक दिन कट गया है ना, डेट्स पे डेट्स निकालते गए, एक दिन तो वो भी आता है जिस दिन आप ही कट जाएंगे। उससे पहले आप देखिए कि कितना काम कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, है ना। उस समय तो निकलने ही चाहिए। एक जगह थोड़ा सौंदर्य की तरफ हम चलते हैं, यहाँ भी शायद आपको अच्छा लगे कि किस संकेत की भाषा में वो क्या कहे जाते हैं। उन्होंने कहा सौंदर्य को आभूषण की आवश्यकता नहीं है, सौंदर्य को आभूषण की आवश्यकता। তুলে ধরলাম কিন্তু আপনাদের সামনে এবং আপনাদের অনেক জানতে পারলেন মুন্সি প্রেমচন্দজির ব্যাপারে। তিনি কিভাবে ছিলেন, তিনি তার রচনা কিভাবে করেছিলেন, অনেক জ্ঞান আমরা পেলাম। এবং এর সাথে ফিরে বিদায় নিচ্ছি, ফিরে আসবো আগামী আপডেট নিয়ে। ততক্ষণের জন্য দেখতে থাকুন এবং চোখ রাখুন জীবনের নিউজ শিলিগুড়ি পর্দায়।